हेलो दोस्तों, ऊर्जा यानी एनर्जी बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक। उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं उसके प्रकार, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी माने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और इससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं उनके फॉर्मूले, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे पता चलेगा यहाँ गतिज ऊर्जा है, कैसे पता चलेगा यहाँ स्थितिज ऊर्जा है। इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज की ये क्लास है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, जैसे हमने लास्ट पार्ट 1 इसका किया था 26 मिनट में, सॉरी। वैसे ही हम बहुत कम टाइम में विद इन हाफ आवर में इसको कंप्लीट कर लेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये पूरी क्लास एनसीईआरटी पे बेस्ड है, स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि एक भी क्वेश्चन हम इसमें से छोड़ेंगे नहीं कंप्लीटली। तो हेलो, मैं सोनल दादी स्वागत करते हैं आपका जीनी स्टडी क्लासेस में। और फटाफट से बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो है शॉर्ट एंड स्वीट एनर्जी। ओके, ऊर्जा एक्चुअली है क्या? ऊर्जा है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, यानी हम में जितनी कैपेसिटी है उतना हम कार्य करेंगे। समझिए, आपने 10 जूल कार्य किया, मतलब आप में 10 जूल एनर्जी होनी चाहिए। उतनी एनर्जी होगी जितना कार्य आप कर पाएंगे। जस्ट इसका उल्टा कि जितनी आप में एनर्जी उतना आपने कार्य किया, सेम जितना कार्य किया उतनी आप में एनर्जी थी। कुछ नहीं, कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप में 10 जूल एनर्जी है तो आप 10 जूल कार्य करेंगे, ठीक है। और अगर आपने 10 जूल कार्य किया, मतलब आप में 10 जूल एनर्जी है तब आपने 10 जूल कार्य किया है। यानी ऊर्जा और कार्य लगभग समान है। बस इसको ऐसे कहते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता है उसमें जो यूज ली गई वो उसमें यूज लेते वो ऊर्जा है। तो ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता या योग्यता है। सिंपल इसी को उल्टा घुमा के बोला है कि जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता है उसमें ऊर्जा है। किसी भी तरह से करो, बात एक ही होती है। करेक्ट है। अब ऊर्जा की सबसे खास चीज क्या है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता है। वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। जैसे कि कहते हैं ना, आत्मा अजर है अमर है, वैसे ऊर्जा भी अजर है अमर है। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं हम। करेक्ट है। तो कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं, सुनिए। जैसे आपने एक बॉल लिया, ठीक है, आपने उस बॉल को धकेला तो आपने अपनी ऊर्जा उस बॉल में दी। तो बॉल में मूवमेंट आया। तो वो एक रेस्ट पोजीशन में थी, यानी स्थिर अवस्था में थी। उसने गति की किससे? आपकी ऊर्जा से। तो गति के कारण उसमें एक ऊर्जा आई, वो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। उसने आगे जाके विकेट को मारा जैसे, ठीक है, तो विकेट को क्यों मारा? क्योंकि वो बॉल में ऊर्जा थी। उसने विकेट को ट्रांसफर किया तो विकेट उड़ गया। इसी तरह की चेन चलती रहती है। ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है और अलग अलग रूपों में आ सकती है, ठीक है। जैसे कि आपने जो ऊर्जा दी वो अलग थी, बॉल में जैसे गति के कारण गतिज ऊर्जा आई, फिर उसने हिट किया, उसके कारण कोई ऊर्जा दूसरी हुई, रूपांतरित हो सकती है। बट ऊर्जा सिर्फ स्थानांतरित होती है, ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती। करेक्ट है। अब इसका एक मेन पॉइंट अपन ये समझते हैं कि जब कोई वस्तु कार्य करती है तो उसकी ऊर्जा कम होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा बढ़ती है। अच्छे से समझिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि ये एज इट इज लाइन कहाँ पे दी हुई है? एनसीईआरटी। और आपको पता है कि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। जो भी क्वेश्चंस हम मेन देखते हैं कभी कभी तो एज इट इज एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें बात क्या है कि जैसे आपने बॉल, ठीक है, बॉल का एग्जांपल लेके चलते हैं, इजीली समझ में आएगा आपको। मुझ में एनर्जी थी 10 जूल की, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? बॉल को पुश करूंगी तो ये कार्य किया मैंने 10 जूल का। अब वो मेरे 10 जूल की ऊर्जा किस पे चली गई? बॉल पे। तो वो स्थिर अवस्था से क्या हुआ? उसने मूवमेंट करना शुरू किया तो वो उसमें ऊर्जा क्या हुई? बढ़ी। बॉल में तो ऊर्जा बढ़ी क्योंकि मैंने बॉल पे कार्य किया है, बट किया मैंने है तो मेरी ऊर्जा क्या हुई? कम हुई। बस यही चीज है कि जब कोई वस्तु कार्य करती है तो उसकी ऊर्जा कम होती है, और जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए कि ऊर्जा एक्चुअली क्या है। ऊर्जा तो कार्य करने की क्षमता है। तो मैंने आपको बताया था कि कार्य जो है वो सेम टू सेम वही ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा और कार्य की मात्रक दोनों सेम होते हैं। जो यूनिट है ना जूल, ये जूल कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। डन। जैसे हम कह सकते हैं कि 1 जूल कार्य करने के लिए 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और 1 जूल ऊर्जा आपके पास है तो आप 1 जूल कार्य करेंगे। कैसे भी कर लो, बात एक ही होती है। अब देखो कि ऊर्जा के कारण वस्तु में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? देखिए कि किसी भी वस्तु की गति, स्थिति, आकार में परिवर्तन केवल ऊर्जा के कारण होता है। जैसे आपने बॉल को धक्का दिया तो उसकी गति में परिवर्तन हुआ। इलास्टिक लिया, मैंने उसको खींचा, मैंने कहा ऊर्जा दी उसको, तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ। अगर मैंने एक चीज नीचे कोई पड़ी है जमीन पे और उसको उठा के एक हाइट पे लेके आई तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। मैंने ऊर्जा दी तभी वो आई। तो ऊर्जा के कारण क्या क्या परिवर्तित हो सकता है? वस्तु की गति, स्थिति और आकार। और यही पूरा टॉपिक है। इन्हीं 3 पॉइंट्स पे ये पूरा का पूरा टॉपिक है आपका गति का। गति, स्थिति और आकार हम आगे देखेंगे कैसे, क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन्हीं पे डिपेंड पूरी। अब देखिए ऊर्जा क्या है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है।
ये सेम टू सेम कार्य के लिए मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि कार्य भी एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, इसकी फिर सिर्फ वैल्यू होती है। 10 जूल ऊर्जा हमने खर्च की है, 20 जूल हमने ऊर्जा खर्च की, ये सिर्फ क्या है, इसकी परिमाण, इसकी वैल्यू है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। इसी दिशा नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा हमने, अदिश राशि। डन, आगे देखते हैं। अब ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है जो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिए हैं। एनसीईआरटी में एज इट इज लिखे हुए, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि तेज गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद विकेट से टकराने पर क्या करती है, विकेट गिर जाती है, क्योंकि गेंद में ऊर्जा होती है। मैंने आपको कहा कि गेंद में ऊर्जा होती है, तो विकेट से टकराएगी तो विकेट गिर जाएंगी। सेम एज किसी वस्तु को हम एक ऊंचाई पर उठाएंगे तो उसमें भी ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो उसमें ऊर्जा आई। हमने अपनी ऊर्जा दी और इसको एक हाइट पे उठाया, हाइट पे उठाने से उसके अंदर की स्थिति जुड़ जाती है, वो हम आगे और समझते जाएंगे। अब क्या हुआ, हथौड़ा कील पर प्रहार करने पर लकड़ी कील में धंस जाती है, क्योंकि हथौड़े में ऊर्जा होती है। ये क्या हो रहा है, ये सब जगह ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही है कहीं पर भी। चाबी से चलने वाला खिलौना संग्रहित ऊर्जा के कारण चलता है। सेम है, जब गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाया जाता है तो उसका आकार बदलता है, क्योंकि उसमें भी ऊर्जा निहित होती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, आप एक बार देख लीजिएगा। मेन अब हम आते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या क्या है। देखिए, ऊर्जा की वैसे तो कई सारे रूप है, जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। मेन आपकी एनसीईआरटी में, मतलब जो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, अब इन दोनों को सम्मिलित रूप में, यानी इन दोनों को एक मिक्स रूप में हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, वस्तु की स्थिति या गति। अब गति से क्या बनेगी, गतिज ऊर्जा, स्थिति से क्या बनेगी, स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा होती है। वस्तु की स्थिति और गति से संबंधित जो ऊर्जा होती है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। पहले हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। क्या है गतिज ऊर्जा, देखिए, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण। अब देखिए, आपने मैंने जैसे बॉल का आपको एग्जाम्पल बताया, सेम है, अगर बॉक्स है, आपने उसमें अपनी ऊर्जा देंगे, आप कुछ ऊर्जा बल, कुछ ऊर्जा लगाएंगे उसमें, तो वो आगे खिसकाएंगे, तो वो रेस्ट स्थिति यानी वो स्थिर अवस्था से कुछ मूवमेंट करने लगेगी। अब उस आपने अपनी ऊर्जा दी, तभी उसने मूवमेंट शुरू किया। जैसे ही उसने मूवमेंट शुरू किया तो उसकी गति के कारण उसमें भी ऊर्जा उत्पन्न हुई। उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। यानी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो होती है गतिज ऊर्जा। कोई भी चीज जो मूविंग है ना, जो गति करती हुई चीज, जैसे बहता हुआ पानी है, वो उसमें भी गतिज ऊर्जा होगी। कोई भी गति भी करती हुई चीज में उसमें जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। वो उत्पन्न नहीं होती, वो ट्रांसफर होती है। जैसे आपने जो ऊर्जा दी वो धीरे गति की उसने, तो वो जितनी ऊर्जा आपने दी उतनी उसने गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है देखते हैं। जैसे देखिए, बहती हुई हवा, बहता हुआ पानी, गतिशील वाहन, उड़ता हुआ हवाई जहाज, इन सब देखो ये सारी गति करती हुई चीज है, तो इनमें सब में क्या है, गतिज ऊर्जा विद्यमान है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनने के चांस है। मैं जगह जगह आपको बताती जा रही हूँ कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। वस्तु की चाल बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है ना। वस्तु की चाल बढ़ाने पर, स्पीड बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, सिंपल सी चीज है ये। तो अब इसमें ये एक और समझने वाली चीज है, आप रीड करेंगे तो उसका समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताती हूँ। सेम मैं आपने बताया था, जैसे एक मैंने 10 जूल मेरे पास एनर्जी थी, ठीक है, ये एक बॉक्स था, मैंने इसमें 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर करके इसको खिसकाया, ठीक है। अब ये पहले क्या थी, 0 पोजीशन में थी, ये खसक के यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे आ गई, ये बॉक्स यहाँ पे आ गया, सो खसक के कुछ डिस्टेंस पे। तो यहाँ से स्थिर अवस्था से इस गति में लाने के लिए जो ऊर्जा मैंने दी वो कितनी है, 10 जूल। तो इसमें कितनी ऊर्जा बनेगी, फिर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 10 जूल। तो यही ये बोल रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे विराम अवस्था से उस गति तक लाने में किया गया। जो 10 जूल मेरे पास एनर्जी थी, तो मैंने 10 जूल कार्य किया, और वो कार्य किसके बराबर है, जो उस विराम अवस्था से उसको गति में लाने में किया गया, उसके बराबर वो उसकी गतिज ऊर्जा है। कंप्लीट, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। अब कुछ नहीं है, जो एनर्जी मेरे पास थी वो मैंने ट्रांसफर की, गति का कारण हुआ इसलिए उसको गतिज ऊर्जा बोल दिया, और कुछ नहीं हुए, तो वो एनर्जी एक तरह की। अब उसके एग्जाम्पल्स सेम, कि गतिशील क्रिकेट गेंद शीशा तोड़ सकती है क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो गतिशील है तो उसमें कुछ ऊर्जा है, तो वो शीशा तोड़ सकती है। बहता हुआ पानी टरबाइन घुमा सकता है, वो गति कर रहा है तो उसमें भी गतिज ऊर्जा है, इसलिए वो टरबाइन घुमा सकता है। बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियां घुमा सकती है, क्योंकि बहती हुई हवा है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, उसकी कैपेसिटी है कि वो चक्की की पंखुड़ियां घुमा सकती है। सेम गतिशील कार कार्य कर सकती है, कार्य तो क्या एक्सीडेंट ही कर सकती है, कार्य लिखा हुआ था बुक में इसलिए मैंने लिख दिया। गतिशील कार कार्य कर सकती है ना, वैसे ही। तो अब नेक्स्ट है इसका फॉर्मूला, ये एक अच्छी चीज है यहाँ पर। इसमें है ना बहुत सारे बच्चे, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी तो मैं बार बार बताती थी, और इसके ट्रिकी क्वेश्चंस भी बहुत बार आए। ऑनलाइन में अभी आई हूँ, बाकी इसके ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसके 2 फॉर्मूला गतिज ऊर्जा के आपने मेनली देखिए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, 1/2 mv
स्क्वायर। ये मोस्टली यही चलता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है। गतिज ऊर्जा के लिए ये लगता है कि काइनेटिक एनर्जी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, बट काइनेटिक एनर्जी को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक भी क्यों याद रखना, क्योंकि कहीं कहीं ई के लिखा हुआ आ जाता है ना, ई के लिखा हुआ आ जाता है कहीं कहीं पे, तो के मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्चुअली ये नहीं होता, आपको फॉर्मूला ये वाला याद रखना, 1/2 mv² माइनस u स्क्वायर। अब इसमें ये u क्या है, ये इनिशियल यानी ये जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक, जो प्रारंभिक वेग है इसका, वो इसका न्यू स्क्वायर है। जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, न्यू स्क्वायर है। अब क्या है, अगर वस्तु जीरो से यानी स्थिर अवस्था से शुरू होती है तो ये ऑटोमेटिक जीरो बन जाता है, तो फॉर्मूला क्या बचा, सिर्फ ये 1/2 mv²। बट अगर वस्तु जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी अगर वस्तु कुछ चल रही है, कुछ अवस्था में है, गतिशील अवस्था में, जैसे कि वस्तु 30 km/h की स्पीड से है और उसको हमको और बढ़ाना 50 km/h, वो तो गति रही है, बट एक इनिशियल जो स्टेज थी वो स्थिर अवस्था में नहीं थी, वो कुछ मूवमेंट की अवस्था में थी, उसमें फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। ये देखिए, जब कोई गतिशील, ये यहाँ पे, जब कोई गतिशील वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो उसका वेग न्यू से v हो जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, ये यहाँ पर न्यू जीरो नहीं है, तो यहाँ पर ये जो कार्य ये आएगा, ये हटेगा नहीं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 50 km/s 50 km/h से आपको 20 km/h करना है ना, तो इसमें क्या है, 50 किलोमीटर से 20 किलोमीटर कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, तो इसका इनिशियल क्या था 50, फिर क्या बना 20, या मैं कहूँ 50 से मैं 70 कर रही हूँ उसकी स्पीड को, तो इसमें क्या हुआ, जैसे स्पीड बढ़ी गतिज ऊर्जा बढ़ी, करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ, इसमें न्यू जीरो नहीं है, न्यू 50 है। अब मैं कहूँ मैं जीरो से स्थिर अवस्था में थी और उसने एक समान वेग से चलना प्रारंभ किया, वो है 70 km/h, तो अब आपके पास सिर्फ एक ही न्यू भी है, इसको आपको यहाँ अप्लाई करना होता है। समझ में आई बात, अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं आगे। ये जैसे केस 2 इन्होंने दिया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, ये देखो, अब यहाँ पे क्या, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये जो न्यू था यहाँ पे -μ², वो क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, इसीलिए ये फॉर्मूला ये लिखा जाता है। और आपको पता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो विवेक प्राप्त कर लेती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा है वही उसका एक तरह से कार्य भी होता है। तो कार्य अगर पूछे कि कितना कार्य किया तो भी यही फॉर्मूला है, कितनी ऊर्जा हुई तो भी यही फॉर्मूला, दोनों के लिए सेम है। अब इसमें देखिए, न्यू है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, वी है फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का द्रव्यमान। समझ में आ गया। अब मैंने क्वेश्चंस लिखे, इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आता है, अ बॉडी ऑफ मास 15 kg, ठीक है, इसने कितना किया, इसने यहाँ हिंदी में पढ़ती हूँ, सॉरी, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, इन्होंने 4 मीटर/सेकंड के समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, अब इसमें एक ही वेग दिया है और गतिज ऊर्जा पूछिए तो हम सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सॉरी, ई के है बराबर 1/2 mv², करेक्ट, क्योंकि इसने एक ही वेग दिया हमको। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि इन्होंने स्थिर अवस्था से शुरू किया और एक समान वेग से चल रही है। जबकि दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन, ये वाला इसके ये चेंज थे, मतलब इसके वैल्यूज चेंज थी, ये नहीं थी, बट ये सेम टू सेम क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लास्ट ईयर में आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसा पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना। अब इसमें देखिए, सेम 20 kg द्रव्यमान है, बट इसका जो वेग है वो 5 मीटर/सेकंड से 2 मीटर/सेकंड में चेंज किया। अब इसमें न्यू क्या है, न्यू इसमें 5 है ना, और वी क्या है, वी इसमें 2 है। अब इसने 5 से 2 किया है, कम किया है, यानी इसका जो कार्य आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ये कम किया ना, कम किया है तो इसका कार्य नेगेटिव में आएगा। तो आपको ये भी पिछली बार आपने पढ़ा होगा कार्य वाले टॉपिक में कि जब हम उल्टी ब्रेक लगाते हैं हमेशा, तो W हमेशा नेगेटिव में आता है, क्योंकि अपोजिट वस्तु गति इस तरफ कर रही है कार, हम ब्रेक इस तरफ लगाएंगे, दोनों F और S दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। अगर आपने वर्क की जो लास्ट क्लास है वो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, बहुत छोटी सी क्लास है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सिर्फ 2 क्लास आप आधे घंटे की करने से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है ज़्यादा टाइम वाली चीज़ है, बहुत ईजी है, कहीं पर भी आप बैठे बैठे आप आराम से इसको किया जा सकता है ना, ठीक है। को समझ में आ गया, इसके 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ इसमें है नहीं कि सारा गति के कारण जो उत्पन्न हो रही है वो गतिज ऊर्जा है। मेन 2 फॉर्मूले हैं इसके, कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है, वस्तु की स्थिति और विन्यास के कारण, सेम टू सेम लाइन दी हुई है, याद रखना एनसीईआरटी में, वस्तु की स्थिति और विन्यास के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर ऑप्शन आ जाए वस्तु की स्थिति के कारण, वस्तु के विन्यास के कारण या दोनों, तो दोनों के कारण, याद रखना, वस्तु की स्थिति और विन्यास दोनों के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। अब इसमें कैसे हम समझते हैं इसको,
देखिए अब खींची गई रबर, रबर है, इसका आकार बदला, दबी हुई स्प्रिंग, आकार बदला, अब ऊपर उठाई गई वस्तु, ये इंपॉर्टेंट है। जब कभी कोई कार्य ऊंचाई पर किया जाता है, याद रखना ऊंचाई पे जब भी कोई कार्य होगा तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो होगी स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई पर कार्य की बात हो तो स्थितिज ऊर्जा है, और अगर धरातल पर कार्य है कोई भी, है ना, तो वो गति के कारण जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा है। और धरातल पर अगर आकार में परिवर्तन हो रहा, सिंपली हम बता रहे हैं आकार में परिवर्तन, तो वो फिर भी स्थितिज ऊर्जा है। मेन क्वेश्चन इस पे आते हैं, हाइट पे आते हैं। आपको पता चलना चाहिए हाइट दी है मतलब वो स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। कोई वस्तु को मैंने ऊपर से नीचे से ऊपर उठाया तो उसमें कार्य, वो एनर्जी लगी और कार्य हुआ, वो किसके बराबर है, वो एनर्जी किसके बराबर हुई, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हुई। करेक्ट है, यानी हाइट पे जो काम होता है, आपने पिछली बार भी देखा होगा डब्ल्यू वर्क के लिए भी मैंने हाइट का एक फॉर्मूला बताया था mgh, कि हाइट पे ले जाने पर हम उसमें अलग फॉर्मूला लगाते हैं और सरफेस पे हम वर्क में अलग फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर भी यही है, गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने। अब यहाँ हाइट की बात होती है वो स्थितिज ऊर्जा, अब ये गतिज ऊर्जा नहीं है, चाहे उसको किसी भी स्पीड से उठाओ करो वो अलग चीज है। यहाँ हाइट की बात होगी, अब यहाँ स्पीड की बात नहीं होती है कि कितना स्पीड से उठा रहे हो, कर रहे हो, फेंक रहे हो, यहाँ बात होती है हाइट की। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो उस पर जो कार्य किया जाता है यह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाती है। करेक्ट है, अब किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और ऊंचाई पर निर्भर करती है। क्यों निर्भर करती है, ये लाइन क्यों आई हुई है, ये हम यहाँ समझ रहे हैं। एक फॉर्मूला है EP = mgh, मैं बता रही हूँ आपको। इसमें देखिए द्रव्यमान है और ऊंचाई है, तो जो EP होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वो द्रव्यमान और ऊंचाई पर निर्भर करती है। और आपको ये पता है कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिएगा, तभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है जो फिक्स होता है। नेक्स्ट है किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, ये बताया आप देखिए, किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, वो उसे ऊंचाई पर उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, अब देखिए ये जो सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु है, इसको हमने यहाँ ऊपर उठाया इस हाइट पे लेकर आए, थोड़ा टेढ़ा बना है, समझ जाइएगा, यहाँ इसको इस हाइट पे लेके आए। अब यहाँ पर हमने जो कार्य किया वो किसके विरुद्ध किया, यहाँ गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे की तरफ। आपको पता है हर गुरुत्वीय बल हर वस्तु को नीचे की तरफ, सतह के पृथ्वी में नीचे की तरफ खींचता है, तो ये गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कार्य किया, इसलिए इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा के अंदर एक प्रकार है। स्थितिज ऊर्जा के बेसिकली दो प्रकार होते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक यानी मैंने आपको बताया रबर को खींचना, छोड़ना, स्प्रिंग दबाना, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आता है। और वस्तु को लिफ्ट करना, ऊपर उठाने में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर ऐसे प्रकार अलग से दिए नहीं, बट ये नाम जोड़ दिया, तो आप ध्यान रखना कि ये स्थितिज ऊर्जा ही है, उसमें भी डीपली अंदर एक है जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए W = Fs होता है सतह पर, मैं आपको बता चुकी हूँ ये अब लास्ट क्लास में। अब यहाँ पे जो F है, किसी वस्तु को ऊपर उठाने में जो F होता है, बल होता है, वो mg के बराबर होता है। तो हम F की जगह क्या लिख देंगे, mg। और क्योंकि ये हाइट पर हो, एक हाइट पे उठा रहे h पे, तो ये जो विस्थापन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक वस्तु का विस्थापन हो रहा है वो इस हाइट में ही हो रहा है, तो s को हमने क्या लिखा है यहाँ h। फॉर्मूला क्या बन गया, mgh। अब वर्क अगर mgh है तो इसकी ऊर्जा भी कितनी होगी, EP भी mgh होगी, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं हम W, दोनों एक ही हैं। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है आपको इसमें, अगर ये भी पूछे कि एक पर्टिकुलर हाइट पे किसी वस्तु को उठाने में किया गया कार्य, तो भी यही फॉर्मूला है। और ये पूछे अगर किसी वस्तु को इतनी हाइट पर हमने उठाया तो इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा हुई, तो भी यही फॉर्मूला है, दोनों में एक ही। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, लास्ट अपना टॉपिक है, वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या है ये नियम, मैंने आपको बता चुकी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ये हमने देख लिया था। अब इसमें क्या है कि किसी बंद तंत्र की, अब देखिए ये आपको सिंपल चीज है, तो जैसे खुला पात्र है, यहाँ पर कुछ गर्म पानी है, तो ये यहाँ से ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। अब ये अगर मैं इसको कवर्ड कर दूं, यहाँ से ढक्कन लगा दूं, अब इसमें कुछ है चीज, तो यहाँ से ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा, तो ये क्या करे, बंद तंत्र, यानी ये क्लोज्ड सिस्टम, ये बंद तंत्र है, इसमें ढक्कन लगा एक तरह से, इसकी कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है क्योंकि इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। ये एक सिंपल लाइन है, बस समझने की देर है। आप तो इतना समझना कि किसी बर्तन में ढक्कन लगा दिया, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा। थर्मोस्टील होना चाहिए ना, सिंपल स्टील तो वो भी फिर भी होता है, ठंडा जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो बंद तंत्र में ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, यानी ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा तो ऊर्जा स्थिर रहेगी। खुला होगा तो उसमें क्या होगा, आदान प्रदान होगा तो ऊर्जा स्थिर नहीं रहती। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है, देखिए एक्चुअली ऊर्जा संरक्षण के नियम का निचोड़ ये है, ये आप समझिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि
हम किसी हाइट पर, जब ये सरफेस है, हाँ ये सरफेस है, यहाँ पर दिख रहा नहीं होगा आपको, ये सरफेस है समझिए, ठीक है। ये सरफेस पे एक वस्तु थी, इसको हम एक हाइट पे लेके गए हैं यहाँ पर। इस हाइट पे ये बता रहा है कि सभी बिंदुओं पर, यहाँ से यहाँ तक सभी बिंदुओं पर ई के और ई पी का जो सम है, यानी उसका योग जो है वो सम बराबर रहेगा, यानी वो कांस्टेंट रहेगी। कुल मिला के सम और योग बराबर रहेगा, इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट रहेगी। एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखेगा। देखिए ये कांस्टेंट रहता है। कैसे रहता है कि ई के का मान, ई पी का मान यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये है ई पी, है ना, ये है ई के। ये पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ये गतिज ऊर्जा है जो 1/2 mv² है, ये स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा आपको पता है हाइट पर सबसे ज्यादा होगी, और ये गतिज ऊर्जा है। अब मेरी बात सुनिए, अगर हमने इस वस्तु को यहाँ तक लेके गए, यानी एक हाइट पर है, अब इस हाइट पर यहाँ पर h तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, फुल होगा h, क्योंकि एक हाइट पर है, ठीक है। बट v क्या है, गति नहीं है ना इसमें, तो जो v होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, और h क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो इसलिए जैसे समझ लीजिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मान 10 है, वो गतिज ऊर्जा 0 हुई, क्योंकि v तो यहाँ 0 है, तो गतिज ऊर्जा के v 0 हुई। अब 10 + 0 क्या हो गया, 10। अब किसी पॉइंट पे थोड़ा सा ही नीचे आई तो इसकी हाइट थोड़ी कम हुई, तो इसकी वैल्यू भी कम हो गई, क्या हुई 7। और इसका वेग बढ़ा, क्योंकि गति करना शुरू की ना, तो थोड़ा वेग बढ़ा, तो इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी, जैसे 3 हो गई। स्टिल 7 + 3 कितनी रही, तो 10 की 10 ही रही, है ना। टोटल यानी जो योग है इसका, जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं ना, इन दोनों का सम, वो कांस्टेंट रहता है। ये यहाँ पे 10 था, यहाँ पर भी 10 था। अब देखिए जैसे मिड पॉइंट पे थी, तो यहाँ जितनी हाइट हुई उतना ही यहाँ पे इसका वेग हुआ, जितनी ये यहाँ से यहाँ तक हाइट रहेगी ये वाली, उतना ही इसने इतना ये वेग कर लिया एक तरह का। तो ई एच और वी क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर ये 5 थी तो ये भी 5 हो गई, तो स्टिल सम तो 10 ही आ रहा है। अब यहाँ पर हाइट और कम हुई और वेग थोड़ा और बढ़ा, ये 3 हो गई और ये बढ़ के 7 हो गया, पर 3 + 7 स्टिल 10 ही रही, इनका योग स्थिर रहा, है ना, इन दोनों का। नीचे जब यहाँ जस्ट पहुंचने वाली होती है तो हाइट पूरी 0 हो जाती है और वेग हाईएस्ट हो जाएगा, v यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, h 0 हो जाएगा और v मैक्सिमम हो जाएगा, यानी ये 0 ये 10 हो गया, बट स्टिल ये दोनों कांस्टेंट है। अब ये 10 10 10 10 10 यानी ये कांस्टेंट है, यही इसका निचोड़ है। क्या निचोड़ है कि मुक्त पतन के दौरान स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी हो रही है उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। ये देखिए जितनी यहाँ पर कमी हो रही है, यानी ये 3 कम हुई, ये 3 बढ़ी, ये फिर 2 कम हुई, ये फिर 2 बढ़ी, ये फिर 2 कम हुई, ये फिर 2 बढ़ी यहाँ से, यानी जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है मुक्त गिरती हुई वस्तु, याद रखना, मुक्त पतन के दौरान जब ऊपर से हाइट पे लेके चले गए, उसको छोड़ा तब नीचे गिर रही थी तब, तो जितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई उतनी ही उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई। बट भले कमी वृद्धि कुछ भी हो, बट इन दोनों का जो सम हुआ वो कांस्टेंट रहा। ये देखिए सब जगह 10 10, ये 10 10 10 10 10 10 10 10 रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स मैंने जो नीचे है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे। इसका लास्ट पॉइंट यही है कि सभी बिंदुओं पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है, यही इसका मूल सार है। एक तो क्या था, 2 पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट तो था कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, मुक्त पतन में जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। एंड थर्ड क्या था कि हर पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन दोनों का मान जो होगा वो समान रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। याद रखना, समान यानी कांस्टेंट वर्ड भी आ सकता है, स्थिर वर्ड भी आ सकता है, वर्ड कुछ भी है आपको समझना है। तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कुछ स्लाइड समझाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ये कंप्लीट किया और इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये पूरे PYQs MCQs के बेस्ड पे ही हैं, जितने लास्ट ईयर जितने एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चंस मैंने सबका निचोड़ लेके एक स्लाइड बनाई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अपना अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा फोर्स एंड मोशन। ये लास्ट टॉपिक है फिजिक्स का, इसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।